हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से पार्ट 3 है और ट्रिग्नोमेट्री का 13 पार्ट है। और इस पार्ट के साथ ही आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की जो जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स थी वो सारी कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपको और कोई भी नया टाइप देखने को नहीं मिलता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। मैं सारी चीज़ें इसी पार्ट में कंक्लूड कर दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी इसमें मैंने एक दो रखे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। और एकदम डरने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, हर एक तरह के क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद होगा क्या, केवल इतना आपको डिफरेंस मिलेगा कि टाइप सारे कवर हो गए हैं, बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का डिफरेंस मिलेगा। किसी में 6 दिया रहेगा तो किसी में 5, इससे और ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या होगा कि आपने हाइट एंड डिस्टेंस के 3-4 पार्ट अगर देख लिए हैं तो आप हर एक तरह के क्वेश्चंस को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ना सिर्फ एसएससी के लिए, बल्कि आपको पता होगा कि आरआरबी के भी आपके मेंस वाले एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें भी आपका एडवांस आएगा मैथमेटिक्स, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ उन सभी पार्ट्स का, जिनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। शुरू से वीडियो एकदम 100% कवरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है, हमको चित्र बना लेना है सही सही, बस उसके बाद सारी टेंशन खत्म है हमारी। There are two temples, one on each bank of a river just opposite to each other। कह रहे हैं कि दो टेम्पल्स हैं, कह रहे हैं रिवर कोई बह रही है तो उसके दोनों किनारों पे एक एक टेम्पल है। अब एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, तो ये बात एकदम साफ साफ कह दी गई है। मतलब दोनों टेम्पल्स कहाँ पे होंगे, एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं, किसी रिवर के किनारे पे दोनों हैं। कह रहे वन टेम्पल इज 54 मीटर हाई। अब हम बना लेते हैं इसको। मान लीजिए एक टेम्पल आपका हो गया ये। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट एंड अदर टेम्पल इज 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो इससे हमको क्या आइडिया मिलता है, इस 54 सेंटीमीटर का मान लीजिए 54 मीटर का ये टेम्पल है अगर, तो इससे हमको ये आइडिया मिलता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा जब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका नीचे हो। तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरा टेम्पल दूसरे किनारे पे है वो क्या है, छोटा है, इससे छोटा है। ठीक है, तो ये आपका कुछ यहाँ पे है। तो कह रहे हैं कि यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है टॉप का और फुट का, वो क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मान लीजिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जो इसके टॉप पे बनेगा वो कितना है, तो ये आपका है 30 डिग्री का। ठीक है, और इसके फुट का कितना है, तो फुट का आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 60 डिग्री बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना है 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि ये एकांतर अंतः कोण होते हैं तो आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं ऐसे सीधे लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये एंगल बनेगा वो कितना होगा 30 डिग्री का होगा, और ये जो पॉइंट होगा इनको मिलाने वाला ये कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया, द हाइट ऑफ द टेम्पल इज, यहाँ पे मतलब ऐसा लिखा हुआ है, मतलब दूसरे टेम्पल की आपसे हाइट पूछी गई, क्योंकि एक की हाइट तो आपको पता ही है, इसकी हाइट क्या होगी ये आपको निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको समझ के रखना होगा। ऐसे छोटे छोटे हिंट आपको यहाँ पे गेस करने होंगे कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया, इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला टेम्पल आपका कम हाइट का होगा। अगर ज़्यादा हाइट का होता तो यहाँ पे लिखा होता एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा होता। क्यों, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब हम नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो अब हमको ये हाइट निकालनी है, कितनी है, कैसे निकालना है, अब आसान है हमारे लिए। करना क्या है, सबसे पहले तो हम इनके बीच की दूरी को निकाल लें, क्योंकि ये जितनी भी आपकी दूरी होती है यही आपकी ऊपर वाली दूरी के भी बराबर हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको दे दूँ नाम, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। हालांकि अगर मुझे एग्जाम में करना होगा तो मैं इनको कोई भी नाम वगैरह नहीं दूंगा, सीधे सपाट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री अगर करूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए, तो tan 60 क्या हो जाएगा, AC अपॉन में CD। tan 60 का मान रख दूं मैं तो कितना होगा √3, और बराबर में AC का मान तो पता है ना आपको कितना है 54, और CD का मान कितना है, CD ही है, वो हमको पता नहीं। तो CD का मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 54 बटे में √3। नीचे √3 रहना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा, तो 3 √3 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा आपका। तो 54 देखिए 3 को काट देगा क्या, तो 18 बार में काट देगा, 18 3 54 होता है, तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, तो CD की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई कितनी, 18 √3
3 मीटर्स, ये हमको मिल गया CD। अब ध्यान रखिएगा कि जितना भी CD की वैल्यू है उतना ही BE की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एकदम आपस में आमने सामने है। तो BE बराबर में क्या हो जाएगा CD, और ये बराबर में क्या है 18√3। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। हमको ये हाइट निकालनी, कौन सी, AB वाली हाइट निकालनी है। AB वाली हाइट यहाँ पे अगर हम निकाल लेते हैं तो पूरे 54 में से बस AB वाली हाइट को घटा देंगे तो ये हमको DE वाली हाइट मिल जाए। क्यों? क्योंकि BC की जितनी भी हाइट होगी उतनी ही DE की हाइट भी होगी। तो बस हम AB वाली हाइट को अगर निकाल पाते हैं किसी तरह, उसको बस 54 में से घटा देना है, इतना हमारा लक्ष्य है यहाँ पे, क्योंकि हमको दूसरे टेम्पल की हाइट निकालनी है। तो इसी तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो tan 30 की वैल्यू अब यहाँ पे हम रखें, tan 30 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, AB और बटे में क्या आ जाएगा, BE। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप। tan 30 डिग्री यहाँ पे जो बन रहा है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। AB की वैल्यू कितनी होती है, AB ही है, अपॉन में BE की वैल्यू क्या है, तो BE की वैल्यू हमको पता है 18√3। यहाँ पे हमने दूसरी तरफ प्रूव किया है, √3 से √3 कट गया तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, तो AB की वैल्यू आ गई 18 मीटर। अब हम यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल लें, ये आपका BC है। हमको पता क्या है कि BC की वैल्यू कैसे निकल सकती है यहाँ पे, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या, हमको यहाँ से यहाँ तक की पूरी टोटल दूरी पता है 54 है, हमको AB की दूरी पता चल गई 18 है। तो 54 में से 18 को घटा दीजिए, तो 54 में से आपको 18 अगर घटाएंगे तो मिलता क्या है, 36 मीटर्स। और जितना आपका BC होगा और उतना ही आपका क्या होगा, DE होगा। आमने सामने के हैं, बराबर ही होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, BC बराबर में DE, और ये कितना आ गया, 36 मीटर्स। तो आंसर कितना निकल के आ गया आपका, 36 मीटर ऊंचा होगा दूसरा वाला टेम्पल भी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे इसको करना है। मेन काम है यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करना, चाहे डिप्रेशन दिया हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, चाहे एलिवेशन, उसके हिंट से आपको समझना हो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, और उसके बाद ईजिली हम कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको, आप अगर पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो और बहुत सारे मिलेंगे, तो सबको सॉल्व कर डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझने के लिए तो ये tan 60 और ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इनको बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं सिंगल लाइन के थ्रू ही। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग है। देखिए क्या है, फ्रॉम अ टावर 125 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स which are in horizontal line through the base of the tower are 45 degree and 30 degree and they are on the same side of the tower। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, they are on the same side of the tower the distance between the object is। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछले वाले पार्ट में भी किए थे, लेकिन वहाँ पे हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया था। क्वेश्चन एकदम सेम है करना, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका क्या है, टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 125 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो कह रहे हैं कि इससे सेम प्लेन पे जहाँ पे इसका फुट है, यहाँ से सेम प्लेन पे अगर हम देखें, इसके बेस पे अगर देखें तो कहीं पर आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहे हैं कि इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, तो वो है आपका 45 डिग्री और ये क्या है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये बनता है इनका क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ध्यान रखिए कहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, इनके टॉप से। तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से एक आपका एंगल बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कवर हो रहा है, ये आपका एंगल है। तो ये बताइए कितना होगा, 45 रखेंगे या इसको 30 रखेंगे, तो ध्यान रखिए कितना होगा, 30 होगा। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा आपका टावर से उतना ही कम डिग्री का एंगल बनाएगा, जितना पास होगा उतना ही अधिक डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। तो इधर से हम इसको मिलाते हैं अगर यहाँ पे, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये 30 है, तो हमको पता है कि ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। बस अब करना क्या, बहुत आसान हो गया करना। अब आपको डिस्टेंस बतानी है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब ये दूरी आपको बतानी है। अगर इसको मैं x ले लूं तो ये x की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। देखिए कितना आसान हो जाता है करना। जब भी मैंने कहा है कि आपको अगर 45 डिग्री दिया होगा तो आपका जो भी लंब होगा वही बेस हो जाएगा, जो बेस होगा वही लंब होगा। तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे tan 45 लिखने तक की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मुझे पता चलता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 125 मीटर
मीटर, ये मुझे पहले से ही पता चल गई। मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, tan 30 की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। तो tan 30 की अगर यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ तो देखिए पहले क्या आएगा, लंब आएगा, तो ये कितना होगा 125, और यहाँ पे आधार में क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूर 125 और इसको x मान लिया तो कितना आ जाएगा 125 प्लस में x। अब tan 30 की वैल्यू मैं रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाएगा 1/√3, और ये 125 बटे में 125 प्लस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 125 प्लस में x बराबर में 125 और √3 गुणा हो जाएगा। तो 125 को भी दूसरी तरफ भेजूँ मैं तो x बराबर क्या मिलेगा, देखिए 125 √3 और माइनस में 125, और दोनों तरफ से 125 में कॉमन ले सकता हूँ तो 125 कॉमन ले लिया, क्या मिल गया √3 माइनस में 1, ये x की वैल्यू मुझे मिल गई। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम था। देखिए करना कितना आसान है अगर आपको सही तरीके पता है, वरना आप tan 45 करके इसको करेंगे फिर 125 ही लाएंगे, वो सब करने की जरूरत क्या है भाई। अगर आपको पता है tan 45 है मतलब लंब और आधार आपके क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, तो उसको बराबर कर दीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ भी जैसे ये लाइन मैंने लिखी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप tan 30 की वैल्यू जब आपको पता है 1/√3 होती है तो इसको फालतू में लिखना क्यों, डायरेक्ट इसको क्यों नहीं लिखते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप स्टेप बचाइए अपने, ताकि एग्जाम में ना एकदम बढ़िया से करके आइए आप। होगा क्या कि आप ज़्यादा लिखेंगे तो उसके नंबर आपको मिलते नहीं हैं, सही आंसर आपके आने चाहिए, उसी के नंबर मिलते हैं। तो स्टेप्स को कट डाउन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका डिफरेंट है उससे। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 180 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है तो टॉप से ही बात की जाएगी, ठीक है। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर कहा जाता है तो मतलब दूसरे जिसके लिए ऑब्जेक्ट यूज किया गया वो आपका नीचे ही है। टू ऑब्जेक्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द टावर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आइदर साइड का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपका टावर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 180 मीटर है, कह रहे हैं कि यहाँ से दो आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, और कहाँ पे है ये, आइदर साइड ऑफ द टावर। आइदर साइड का मतलब क्या होता है, आइदर साइड का मतलब इस टावर के दोनों तरफ, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा नहीं जैसे भी क्या था उसमें लाइन लिखा ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड का मतलब या तो इस तरफ होगा राइट हैंड साइड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही तरफ होंगे। लेकिन जब भी कहेगा आइदर साइड तो इसका मतलब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा राइट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बेस बना देता हूँ तो एक आपका ये बनता है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे है तो ये आपका टावर से कुछ बनाएगा एंगल और ये आपका बनाएगा कुछ और एंगल, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह और दूंगा कि यहाँ पे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन एंगल बनाना है। तो छोटी सी सलाह ये होगी कि आपको ये एंगल जो हम लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन एक से 30 डिग्री है और एक से 45 डिग्री है, तो ये भी क्यों आप वेस्ट करेंगे। आपको पता क्या है, एकांतर अंतः कोण बराबर ही होते हैं, तो आप इसको क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखिए ना कि ये आपका 30 डिग्री पे है और ये आपका 45 डिग्री पे है, बस डायरेक्ट इसको लिखिए, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ये आपको पता चल गया तो कहेंगे देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर, की दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर मैं इसको चलिए लेबलिंग कर दूं, यहाँ पे ए बी सी और ये क्या कर दूं, डी कर दूं। अब यहाँ पे अब फिर से देखें 45 डिग्री आ गया, इसका मतलब सी डी की वैल्यू मुझे क्या पता चल गई कि ये कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। देखिए कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया 180 डिग्री होगी। अभी हमको पता नहीं, मतलब बीसी की वैल्यू और निकाल लूँ, दोनों को जोड़ दूँ, बस पता चल जाएगा। तो बीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan 30 लगा के। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3 और लंब बटे में आधार मतलब 180 बटे में क्या आ जाएगा बीसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बीसी की वैल्यू आ गई 180 में √3। तो अब यहाँ पे आपको ऐड करना है बीसी प्लस सी डी। तो बीसी की वैल्यू 180 में √3 और सी डी की वैल्यू 180 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 180, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 180 √3 प्लस 1। ये हमको क्या मिल गई, दोनों ऑब्जेक्ट्स मतलब बीडी के बीच की दूरी। देखिए कितना 2 लाइन का आंसर है, आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया है इसका मतलब टफ नहीं है, बहुत आसान है अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका एरोप्लेन वगैरह के ऊपर है तो देख के डरना नहीं है, करना एकदम सेम है वैसे ही, ठीक है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को समझ के चित्र बना लेना है। देखिए क्या करें, फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन सिचुएटेड एट अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन वर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कह रहे हैं कि कोई प्लेन है, मान लीजिए आकाश में कोई प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, पी से प्लेन ही बना देता हूँ, यहाँ पे उड़ रहा
रहा है, कह रहे हैं स्ट्रेट रोड है नीचे, उससे कह रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स के बीच का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो हमको पता कि डिप्रेशन है मतलब एकांतर अंतर कोण बराबर होगा, तो हम उसको भी बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये बना दिया, ये क्या बना दिया 60 डिग्री है और ये क्या बना दिया 30 डिग्री। इसमें कोई भी मानता नहीं है, आप इन दोनों की पोजिशंस को बदल भी सकते हैं, 30 और 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कुछ हाइट भी होगी, तो हाइट हम मान लेते हैं, ये आपकी मान लीजिए हाइट है कि इतनी दूर ऊंचाई पे प्लेन उड़ रहा है। तो कह रहे हैं द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द रोड एट दैट इंस्टेंट इट। अब आपको यहाँ पे हाइट ही निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि आपको आधार की यहाँ पे दूरी कितना है दोनों के बीच की वो भी नहीं दिया गया है, हाइट भी नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ी तो आपको आधार कितना है ये पता चल जाएगा। कैसे, क्या लिखा गया है 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार 2 किलोमीटर स्टोन्स के बीच की दूरी। तो बताइए 2 किलोमीटर स्टोन्स के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर ही तो होगी। मान लीजिए ये आपका किलोमीटर, एक स्टोन यहाँ पे होगा, दूसरा 1 किलोमीटर के बाद ही तो होगा, तो दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी है 1 किलोमीटर। देखिए इनडायरेक्टली आपको बताने की कोशिश की गई, डायरेक्ट नहीं बोला उसने, ठीक है। केवल इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है तो आसानी से कर लेंगे, ओके। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, 60 और 30 डिग्री आपको निकालना है। तो एक को अगर हम मान लें कि ये मान लीजिए x किलोमीटर की दूरी पे है, तो दूसरा कितने की दूरी पे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस में x किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर यहाँ पे आपको दी गई है। चलिए अब हम यहाँ पे tan 60 एक बार लगाते हैं, तो हमको हाइट की वैल्यू पता करनी है, तो दोनों को मिला करके हम पता कर सकते हैं इजीली। कैसे, tan 60 अगर हम लगाएं तो tan 60 का मान कितना होता है √3, और 60 में मतलब क्या हो जाएगा h अपॉन में x, लंब बटे में आधार। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिलेगी, √3 में x, ठीक है, ये मुझे h की वैल्यू मिल गई। फिर दूसरी तरफ अगर मैं tan 30 वैल्यू लगाता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, क्या है 1 अपॉन में √3, और यहाँ पे क्या होगा, लंब क्या है तो h ही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा 1 माइनस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा h √3 बराबर में 1 माइनस में x, ये वैल्यू मिलेगी। अब h की ये वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, √3 में x है तो h की जगह पे √3x करूँगा, तो √3 और √3 कितना मिल जाएगा मुझे, 3x बराबर में 1 माइनस एक्स, x को इधर मैं लेके आऊँ तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x, तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर में 1, तो x बराबर में कितना मिलेगा 1/4, x बराबर में 1/4 मिला। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए तो h की वैल्यू मिल गई कि नहीं, जी हाँ मिल गई। क्या मिली, √3 और x की वैल्यू 1/4, तो √3/4 मीटर, ये मुझे मिल गया क्या, इसके ऊंचाई, सॉरी ये मीटर में नहीं, ये आपका किलोमीटर में है, यहाँ पे कह रहा है ना किलोमीटर में आपको दिखाना है, और ये भी नीचे वाली दूरी भी आपने किलोमीटर में ली थी, तो इसका ध्यान रखिएगा कितना आ गया किलोमीटर। तो ये इसकी क्या है, ऊंचाई है प्लेन की, ये h की वैल्यू हमको मिलती है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कितना आसान है इसको करना, पढ़ना, देखना, बनाना। जब तक आप पेन को चलाएंगे नहीं तब तक समझ नहीं आता है। आपको एक आइडिया पता है, वीडियो देखने के बाद एक रफ आइडिया पता है, इस तरह के जितने क्वेश्चन लाइए आपके सामने रखिए, आप कर देंगे, मुझे विश्वास है 30 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। बस डरना नहीं है, एकदम ज़रूरत ही नहीं, एकदम सारे क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो काहे बात का डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड, थोड़ा सा ऐसे लगता है, कैसे है, थोड़ा डराने की कोशिश की जाती है क्वेश्चन को घुमा के या कुछ ऐसे कहानी बना के, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको अपने फॉर्मूले पे और अपने कॉन्सेप्ट फंडे पे रहना है बस। क्या है देखिए, अ पर्सन ऑफ हाइट 6 feet wants to pluck a fruit which is on a 26/3 feet high tree. If the person is standing 8/√3 feet away from the base of the tree, then at what angle should he throw a stone so that it hits the fruit? मतलब कह रहे हैं कि कोई 6 फीट लंबा आदमी है, वो एक 26/3 फीट ऊंचे पेड़ से कोई फ्रूट तोड़ना चाह रहा है, और वो उस ट्री के बेस से 8/√3 फीट की दूरी पे खड़ा है। तो कह रहा है कि वो कितनी एंगल से पत्थर मारे ताकि वो उस फ्रूट को हिट हो जाए। तो यहाँ पे फ्रूट का मतलब क्या होगा, वो जो आप ट्री मानेंगे उसका टॉप, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए आपका क्या है, ये ट्री है, ठीक है, तो ट्री आपका है, ये कितनी इसकी ऊंचाई है 26/3 फीट पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक। इसके बेस से 8/√3 मीटर या √3 फीट की दूरी पे ये पर्सन खड़ा है, जिसकी हाइट दे रखी है 6 फीट। मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया 6 फीट,
कह रहे हैं कि यहाँ से इसको पत्थर मारना है कि इसके टॉप पे जाके लगे। मान लीजिए टॉप पे फ्रूट है तो टॉप को ही आपको देखना होगा, समझना होगा इसको। अब आप ये नहीं कहेंगे सर हमको कैसे पता कि फल ऊपर ही लगा है, थोड़ा सा नीचे लगाओ या उससे भी थोड़ा सा नीचे या उससे थोड़ा सा भी नीचे, तो कैसे पता चलेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको टॉप को ही निशाना बनाना है। ये आपका क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, क्योंकि उससे नीचे नीचे का कॉन्सेप्ट कोई आपके एग्जाम में यूज होना नहीं है। तो यहाँ से इसको पत्थर मारना है, तो ये मान लीजिए पत्थर मारे तो यहाँ पे जाके ये हिट होगा, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है कितना होगा। मान लीजिए इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच दूं तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ईजी है। अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं लेवलिंग कर दूँ तो ए, और ये पॉइंट अगर मैं बी ले लूँ, ये सी ले लूँ, ये डी, ये ई। अगर मुझे ए बी और बी ई की वैल्यू पता चल जाए तो tan थीटा बराबर करके मैं निकाल सकता हूँ। तो ए बी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन ए सी की वैल्यू पूरी पता है मुझे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे देखे तो डी ई की वैल्यू पता है, तो बी सी की वैल्यू भी तो इतनी ही होगी 6 फीट। मतलब बी सी की वैल्यू कितनी होगी, 6 फीट। टोटल दूरी कितनी, 26/3 फीट। तो ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो जी हाँ निकाल सकता हूँ। कैसे, 26/3 फीट टोटल है और बी सी की वैल्यू कितनी है, 6 फीट। इनको घटा दूँ तो ए बी वाला ही तो बचेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए बी की वैल्यू देखिए निकल के कितनी आ गई, 6 × 18, 26 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 8, और बटे में 3 फीट। मतलब ए बी की वैल्यू पता चल गई। अब बी ई की वैल्यू मुझे पता है तो नहीं पता है, लेकिन सी डी की वैल्यू पता है, और सी डी जितना होगा उतना ही क्या होगा, बी ई होगा। तो सी डी की वैल्यू के बराबर बी ई हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8/√3। बस जो हम चाह रहे थे हमको मिल गया। क्या, tan थीटा मैं यहाँ पे रखूँ, लंब बटे में आधार, लंब कितना मिला मुझे 8/3, और आधार कितना मिला है 8/√3। बस हो गया, खत्म कहानी। 8 से 8 कट जाएगा आपका, और ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, √3/3। अब मुझे पता है 3 का मतलब क्या होता है, √3 गुणे में √3, या दूसरे शब्दों में कहें तो √3 से √3 टाइम्स में कट कर देगा। तो कितना बचा, 1/√3। tan थीटा की वैल्यू कितनी √3 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री, बराबर में क्या होता है, √3। देखिए कितने आसानी से हमको इसका आंसर मिलेगा, कितना, 30 डिग्री। तो टोटल क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए आप, बस कहानी वहीं से ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन को पढ़ के जैसे घबरा गए, पढ़ते पढ़ते जैसे 2 लाइन, कुछ लोग होते हैं 2 लाइन पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा ये 26/3 फीट दे दिया, अब तो नहीं होगा, आगे रूट में दे दिया, अब तो पक्का ही नहीं होगा। तो ऐसे आपको डरना नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, बना के तो एक बार देखिए। चित्र बना दिया, 60% काम तो चित्र ही आपका कर देता है, 40% जो बचा है कैलकुलेशन का केवल आपको करना बाकी रहता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका स्पीड और आपके डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे तो कैसे करना है इनको देखिएगा ध्यान से। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से ही हैं। तो देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्लेन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लेन है, यहाँ पे प्लेन है आपका, कह रहे हैं कि इससे पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ग्राउंड है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, प्लेन की ग्राउंड से हाइट ये कितना है, 60 डिग्री, और ये पॉइंट है ए। करें कि आफ्टर अ स्ट्रेट फ्लाइट ऑफ द प्लेन फॉर 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। कह रहे हैं कि अगर इसकी स्ट्रेट फ्लाइट, ये अपनी स्ट्रेट फ्लाइट से चलता रहता, मतलब इसमें ना तो ऊपर कुछ जाता है ना तो नीचे जाता है, जैसे सीधे रफ्तार में हो वैसे ही बढ़ता जाता है, तो 30 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 30 डिग्री हो जाता है। बताइए प्लेन इधर जाएगा या फिर इधर, दोनों तरफ संभावनाएं हैं, चलना तो उसको सीधा ही है लेकिन किधर जाएगा। तो जैसा आपको एंगल बदल रहा है उसके हिसाब से सोचना होगा। एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 60 था फिर क्या हुआ 30 हुआ। अगर हम आगे लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो देखिए इधर जैसे बढ़ते जाएंगे एंगल आपका बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। कम किधर होगा, जब ये प्लेन इधर जाएगा तो क्या होगा, एंगल कम होता जाएगा। तो अब कह रहे हैं मान लीजिए 30 सेकंड की दूरी चलने के बाद प्लेन आपका यहाँ पे पहुँच जाता है 30 सेकंड के बाद, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब यहाँ इस पॉइंट से कितना हो जाता है इसका, तो इस पॉइंट से कह रहे हैं कि कितना बचता है, 30 डिग्री का बचता है। करें इफ द प्लेन फ्लाइज एट कांस्टेंट हाइट ऑफ द 3600√3 मीटर, और उसकी हाइट भी क्या है 3600√3, मतलब ये जितनी ऊंचाई पे है 3600√3 मीटर पे है, उतनी ही ऊंचाई यहाँ पर भी बरकरार है इसकी। तो आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। अब आपको स्पीड बतानी है, तो स्पीड के लिए हमको क्या पता होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम तो पता है कितना है 30 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस कितनी चली है इसने, मतलब ये पॉइंट जो है मान लीजिए बी है और ये पॉइंट क्या है सी है, तो बी सी के बीच की डिस्टेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप
30 सेकंड से डिवाइड करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। क्या मिसिंग है? हाँ, यहाँ पे जो आपको स्पीड निकालनी है ये आपको किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड निकालनी है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इसेंशियल पार्ट है क्वेश्चन का कि मात्रक क्या पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछी गई। तो चलिए निकालते हैं, जुड़ जाते हैं अपने काम पे। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले तो हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि हमको डिस्टेंस पूरी फाइंड आउट करनी है कि कितना उसकी स्पीड है, तो उसके लिए हमको डिस्टेंस पूरी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 1030 लगाता हूं तो ये 1030 में AC पूरा आ जाएगा। तो अगर हमको AB की डिस्टेंस पता है और BC की डिस्टेंस और हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये तो फिक्स है हमारा, तो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम AB की डिस्टेंस निकालें, कितनी दूरी पर ये है, क्योंकि वो AC वाले में ऐड होना है। तो हमको ये पता है कि tan 60 डिग्री लगाना है। tan 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट को अगर मैं P और इसको Q ले लूँ आपको समझने के लिए, तो क्या हो जाएगा PB अपॉन में AB। ठीक है, तो PB की वैल्यू कितनी है 3600 और रूट में 3। AB की वैल्यू कितनी है तो वो हमको तो निकालनी है, तो ये हम क्या लिखेंगे AB, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 60 की वैल्यू, इसको काट के मैं क्या लिख दूं रूट में 3। ठीक है, तो अब AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं तो AB ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3600, और ये क्या हो जाएगा रूट 3, और बटे में भी क्या रूट 3 से रूट 3 कट गया। AB की वैल्यू कितनी मिल गई 3600 मीटर। ये किस में है, मीटर में। तो AB की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 3600 मीटर। BC की वैल्यू अगर और निकाल लूँ तो बस मेरा काम हो जाता है, इतने से ही मेरा काम खत्म है। तो कैसे निकालूंगा मैं, देखिएगा यहाँ पे हम अब क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री में क्या होगा, देखिए QC अपॉन में AC। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में रूट 3। QC की वैल्यू कितनी है 3600 रूट 3, और AC की वैल्यू कितनी होगी AB प्लस में BC, और AB की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है 3600, और BC की वैल्यू नहीं पता, तो BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC की वैल्यू नहीं पता, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होगा, ये धारा हो जाएगा 3600 प्लस में क्या हो जाएगा BC, और यहाँ पे रूट 3 गुणा होगा, कितना हो जाएगा 3600 और गुणे में 3। इसको भूलकर भी गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3600 है, ये कॉमन आपका निकल आना है। तो BC बराबर में क्या हो जाएगा 3600, ये वाला 3600 दूसरी तरफ लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कॉमन निकल आएगा, 3600 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 1, कितना बच जाएगा 2। तो आपकी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 दूनी 7200, तो कितना आ गया आपका 7200 मीटर, ये आपका BC निकल के आता है। अब हमको निकालना क्या है स्पीड। स्पीड बराबर में होता क्या है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता चल गई 7200, और टाइम कितना लगा है 30 सेकंड। बस इनको रिप्लेस करिए, मतलब 7200 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, तो 7200 को मैं डिवाइड करूंगा 30 से। लेकिन ये अब होगा क्या, ये मीटर अपॉन में सेकंड में वैल्यू आएगी, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 18/5 से और गुणा करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी हो और उसको मीटर पर सेकंड में करना होता है तो 5/18 से गुणा, और मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से गुणा करना होता है। ये साइंस का है, आपने सबने बचपन में ही सीखा होगा मेरे ख्याल से। 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया, 3 6 18, 5 से इसको काटिए 72 को, तो कितनी बार में आपका कट जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचा आपका 2, 22 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 144। 144 को आप 6 में गुणा करिए, तो 144 को 6 में गुणा करना कितना आसान है, देखिए 100 को 6 में गुणा करिए कितना बनेगा 600। इसको आपको माइंड में करना है, जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको दिमाग में करना है। 40 को 6 में गुणा करिए कितना बनेगा 240, तो आप जोड़ देंगे 840, और 6 को 4 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा 24। बस तीनों को आपको जोड़ लेना है, मतलब दिमाग में काम करना है आपको कि 600, 240, 840, 840 में 24 में जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 864 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी प्लेन की है। बस ऐसे निकालना है। तो देखिए स्पीड और डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरह आपको करना है। छोटा सा जो हमारा फॉर्मूला है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल बराबर दूरी बटे में समय, उसको याद रखिए, बस उसी पे आपको करना है। अगर आपको डिस्टेंस दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए, स्पीड पूछी जाए तो वो निकाल लीजिए, या फिर स्पीड दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए, डिस्टेंस पूछा जाए तो वो निकाल लीजिए। तीनों में से कुछ ना कुछ आपको पता रहेगा, एक ही आपको कुछ निकालना होगा। मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस यहीं पे समाप्त होता है।
अगर आपको वीडियो के दौरान ट्रैफिक की आवाज़ें वगैरह सुनाई दी होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप कंसंट्रेट रहे होंगे तो आपका दिमाग केवल क्वेश्चन पे ही रहा होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपको अच्छा लगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए और सारे लोगों तक भी ये सारी वीडियोस पहुंचाइए, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा ऊपर उठे, मुझे भी लगे कि हाँ बहुत सारे लोगों तक वीडियोस पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए रोज़ वीडियोस लाता रहूं, ताकि आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं सारे के सारे कवर हो जाएं, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।